नमस्कार, मैं धर्मेंद्र पटेल, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय दमोह, पॉलिटिकल साइंस। मैं आज आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस में जो कक्षा 12th है उसके लिए जो सिलेबस है आपका, उसका जो अंक विभाजन है, उसके जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसकी जो परीक्षा योजना है जिसमें हम अच्छे से अच्छे नंबर कैसे लाए जा सकें उसके बारे में मार्गदर्शन करेंगे और उसके बारे में आपकी जो कठिनाई है उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट की जब शुरुआत करते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए मालूम हमको कि उसमें है क्या, कितने उसमें सेक्शन है, कितने सिलेबस के हिसाब से उसकी जो बुक्स हैं वो देखेंगे। तो जो पॉलिटिकल साइंस है कक्षा 12वीं की, इसमें आप पढ़ रहे होंगे, उसमें 2 किताबें पढ़ रहे होंगे आप लोग। तो 2 भागों में ये पूरा सिलेबस बटा है, जिसमें इसका एक भाग होता है ये समकालीन विश्व राजनीति वाला, जो भाग 1 करके होता है। ये समकालीन विश्व है, ये होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मुख्य रूप से विदेश नीति पर। मतलब जो पहला चैप्टर है ये आपको आउटसाइड ऑफ इंडिया, मतलब भारत से बाहर वाली स्थिति में जो राजनीति विज्ञान है वो पढ़ेंगे, जिसमें मुख्य रूप से विदेश नीति है। और जो भाग सेकंड मतलब भाग 2 है, सेकंड पार्ट है, ये स्वतंत्र भारत में राजनीति करके जो किताब है ये मुख्य रूप से भारत की राजनीति पर, भारत के बारे में सिलेबस देती है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये राजनीति विज्ञान है जो 2 भागों में बटा है। एक अपने खुद के देश के लिए भारत से संबंधी है, दूसरा देश से बाहर मतलब विश्व के संबंध में है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्य रूप से ये आपको संसार का अध्ययन करवाएगी। और भाग 2 है ये आपको भारत का अध्ययन कराएगी, खास के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। जैसा कि आप कक्षा 11वीं में भी पढ़ चुके हैं कि राजनीति विज्ञान है क्या, विषय क्या है ये। तो राज्य सरकार शासन, संविधान, कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून, मतदान, व्यवहार, राज्य और नागरिक के संबंध, इन पे आधारित होता है, उसी का ये विषय होता है। तो उसी के बारे में अपन ये कक्षा 12वीं में इस विषय को पढ़ते हैं और सब पढ़ेंगे। जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि इस विषय को हम सरल रूप में किस प्रकार क्लियर कर लें, ताकि अच्छे से अच्छे नंबर कैसे आ सकें, आपके मेरिट में स्थान कैसे बना सकें। और इस विषय को जो आपकी जो आर्ट फैकल्टी है उसमें सबसे रोचक विषय किस प्रकार बना सकें, जो आर्ट विषय की नीरसता होती है उसे हम कैसे दूर कर सकें और कैसे इसे हम अच्छे तरीके से बगैर तनाव के, बगैर टेंशन के, बगैर किसी दबाव के हल करें और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले हम इसके देखते हैं जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसका सेटअप देखते हैं। उसमें किस प्रकार आपका क्वेश्चन पेपर सेट होगा क्वेश्चन वाइज। इसमें 1 से लेके आपके 23 नंबर तक जो है जो क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 23 तक, मतलब कुल प्रश्न कितने आएंगे आपको? 23 प्रश्न। 23 प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 1 से लेके 5 तक हैं जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, विकल्प, बहुविकल्पीय, सत्य असत्य, खालिस्तान, जोड़ी और एक वाक्य, एक शब्द वाले होते हैं, वो होते हैं। इसमें कुल 1 से 5 तक प्रश्न है और उन पे जो अंक हैं वो हैं 32, मतलब 32 नंबर के हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं, जो बिल्कुल यदि आप थोड़ा बारीकी अध्ययन करें तो 32 के 32 नंबर बगैर मेहनत के, बगैर आपका समय बर्बाद किए जेब में नंबर माने जाते हैं। सबसे पहले इसमें प्रश्न क्रमांक 1 है जो सही विकल्पों वाला है। इसमें 6 विकल्प आएंगे, मतलब एक जो क्वेश्चन है उसमें 6 विकल्प, 6 नंबर के हैं जो विकल्प हैं, जो आपको आवाज अदा करके होंगे, उसमें से चुनने पड़ेंगे सही विकल्प। प्रश्न क्रमांक 2 है ये खालिस्तान वाला होता है, जिसे रिक्त स्थान भी बोलते हैं, खालिस्तान भी बोलते हैं। ये भी 6 नंबर का है। खालिस्तान आप लोग समझ चुके हैं अभी आप पिछली कक्षाओं में, और तिमाही परीक्षा 6 माही में भी कर चुके हैं। सत्य असत्य आएंगे 6 नंबर के, और जो सही जोड़ी है वे आएंगी 7 नंबर की। सही जोड़ी में क्या होती है, इसमें ज्यादा घबराना नहीं पड़ता, उसी में दी हुई। 1-2 जोड़ियां ऐसी होती हैं कि वे आप पता ही है उनको, तो वो सबसे पहले वो बना लें, उसके बाद थोड़ा दिमाग लगा के जो बची है वे बना लें, तो ये 7 नंबर भी आपकी जेब में आ गए। तो क्वेश्चन नंबर जो 5वां है ये भी 7 नंबर का है। तो ये
विकल्प 6 नंबर के, रिक्त स्थान 6 नंबर के, सत्य सत्य 6 नंबर के, सही जोड़ी 7 नंबर की, और एक वाक्य में जो उत्तर है वो भी कितने के हैं, 7 नंबर के। अब ये हो गए आपके 32 नंबर कौन से, विकल्पीय बहुविकल्पीय प्रश्न। एक प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 तक। अब प्रश्न शुरू होंगे लिखने वाले, जो आपको लिखने हैं। तो ये प्रश्न कहां से शुरू होंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से ये चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 तक। क्वेश्चन नंबर 6 से 15 तक जो रहेंगे 10 प्रश्न होंगे। जो प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का, 2 नंबर का, मतलब छोटे क्वेश्चन है, मुश्किल से 1, 1.5, 2 लाइन वाले क्वेश्चन होते हैं। ये इनमें ज्यादा नहीं लिखना पड़ता है, 25-30 शब्दों की सीमा होती है इनकी। इनमें आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। क्वेश्चन कभी कभी देखा जाता है कि 2 नंबर का होता है, आपको पता होता है, आप 2 नंबर में पूरा पेज भर देते हैं। तो ऐसा भी नहीं करें, केवल मुश्किल से 1.5-2 लाइनों में लिखना है, 25-30 शब्द आ जाए पर्याप्त है। कितने नंबर का है, 2 नंबर का। क्वेश्चन कितने हैं, 10 हैं, तो 10 दूनी कितने होगा, 20 नंबर। फिर क्वेश्चन नंबर 16 से 19 तक है, तो ये 4 प्रश्न होंगे इसके। प्रत्येक प्रश्न होगा 3 अंक का। इसमें थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 4 लाइन। आप अपनी लिखने की हैबिट में देखें तो मुश्किल से 4-5 लाइनें भी आ जाएंगी, तो उसमें आप इसको लिख सकते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है। कुल प्रश्न कितने हैं, 4 हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का, बड़े क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न बोला जाता है। इन प्रश्नों को प्रत्येक पर 4 अंक का है। थोड़ा बड़ा प्रश्न लिखना पड़ता है। इसका क्वेश्चन है जो वो लगभग आप समझें 1 पेज, लगभग 1 पेज में आप उसे लिख सकते हैं आराम से। बहुत बड़े प्रश्न होते हैं, 4 नंबर के होते हैं। और जो क्वेश्चन पेपर में लास्ट में आते हैं, तो जो प्रश्न पत्र सेट किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि छोटी चीजों से शुरुआत करें, तो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जैसे सबसे पहले विकल्पीय है, 2 नंबर के हैं, 3 नंबर के हैं, फिर कितने के हैं, 4 नंबर के। तो ये क्वेश्चन आप बाद में करें, जो छोटे क्वेश्चन होते हैं उसे पहले करें। जो आप आ रहे हैं, बन रहे हैं अच्छे से, उन्हें पहले कर दें, और उन 4 प्रश्नों को बाद में करें। हाँ, वो तरीका अलग है कि आपको अच्छे से आता है तो पहले भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपका ये पूरा तो क्वेश्चन पेपर है, उसका अंक विभाजन है। कि जो कुल पेपर है आपका 80 नंबर का, पूर्णांक है 80 नंबर का है, समय 3 घंटे है, और कक्षा 12वीं है ही आपकी। अब आते हैं अपन इसके सिलेबस पर। तो सिलेबस में इसकी जो आपको किताब मिली है, पहली वाली किताब है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे संबंधित है, जिसका नाम होता है समकालीन विश्व राजनीति। मतलब जो विश्व के बारे में आपको, विश्व राजनीति के बारे में आपको उसके पढ़ना पड़ता है और उसके आंसर देने पड़ते हैं। वो सिलेबस है जो साल भर आप पढ़ ही रहे हैं, उनकी पढ़ाई हो ही रही है। इसमें 7 चैप्टर हैं। पहली वाली किताब में, विश्व राजनीति वाली में कितने चैप्टर हैं, 7 चैप्टर हैं। और दूसरी जो भारत वाली है, इसमें कितने चैप्टर हैं, इसमें 8 चैप्टर हैं। ये जो दूसरी वाली है किताब है, जो स्वतंत्र भारत में राजनीति, ये भारत की राजनीति के बारे में है। तो इसे आप भारत के संबंध में हल करेंगे। अब आते हैं इस पर विश्व राजनीति पर। तो विश्व राजनीति में पहला चैप्टर है जो विश्व राजनीति में देखें तो इसमें पहला चैप्टर है जो आपका 2 ध्रुवीयता का अंत। 2 ध्रुवीयता का अंत है, जो मतलब शीत युद्ध की समाप्ति वाला चैप्टर है। ये वो शीत युद्ध की समाप्ति वाली स्थिति है। तो इसमें 7 नंबर का आना है, मतलब ज्यादा आना है इसमें। तो इसको अच्छे से पढ़ें आप, इसका ज्यादा अध्ययन करें। दूसरा है ये सत्ता के समकालीन केंद्र, 6 नंबर का है। ये भी बड़ा चैप्टर है, मतलब ज्यादा अंकों वाला है। इसे भी अच्छे से पढ़ना है, आपको ध्यान ज्यादा देना है इस पर। तीसरा अध्याय है समकालीन दक्षिण एशिया। समकालीन दक्षिण एशिया में वर्तमान में अपनी दक्षिण एशिया, जो अपन भारत हैं दक्षिण एशिया में है, तो इसके जो स्थिति है, इसका जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है दक्षिस, वो आएगा इसमें। ये 5 नंबर का, जिसे भी अच्छे से पढ़ना है। फिर इसके बाद आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आप पढ़ेंगे आसियान, यूरोपियन यूनियन, संयुक्त राष्ट्र संघ। ये भी कितने का, 7 नंबर का, मतलब बड़ा चैप्टर है, इस पर ज्यादा ध्यान देना है। समकालीन विश्व में सुरक्षा की जो स्थिति है, सुरक्षा की जो अवधारणा है, वो अपन इसमें पढ़ेंगे, जो 5 नंबर का है। 6वां अध्याय जो पर्यावरण पे है, प्राकृतिक संसाधनों पे, विश्व की साझी संपदा पे है, इस पे अपन पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल पर्यावरण पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो ये कितने नंबर का, 6 नंबर का है। सरल होता है, अच्छे नंबर मिलते हैं इसमें, इस पे ज्यादा ध्यान देना है। 7वां अध्याय वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण पे। तो वर्तमान जो युग है
विश्व राजनीति है वो व्यापार पर आधारित हो गई है। तो ये 4 नंबर की है जिसमें अपन पढ़ेंगे। तो ये आपकी पहला खंड है जो वो कवर हो जाता है। अब दूसरे खंड पे आते हैं जो भारत की राजनीति पे संबंधित है। जो भारत की राजनीति है वो 1947 के बाद से वर्तमान तक इसे कहा जाता है स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसका जो पहला अध्याय है वो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हैं। जो कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। इसमें 6 नंबर में राष्ट्र निर्माण में जो भारत ने शुरुआत की आज़ादी के बाद, वो जो देश था, देश को राष्ट्र बनाया, तो राष्ट्र निर्माण में क्या क्या चुनौतियां आई वो इसमें पढ़ेंगे। 6 नंबर का है जिसमें आपकी एकता अखंडता वगैरह है और देशी रियासतों का विलय वगैरह है। 6 नंबर का है, मतलब ज़्यादा नंबर का आना है इसमें से, इसे अच्छे से पढ़ें। दूसरा है एक दल के प्रभुत्व का दौर। जो शुरुआती आज़ादी की लड़ाई के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो विश्व की भारत की जो राजनीति है वो एक दल के इर्द गिर्द चली 1952 से 1977 तक। तो ये 3 नंबर का है, मतलब कम है, ज़्यादा है, इसमें चैप्टर बड़ा है लेकिन पढ़ना है, लेकिन इसे आपको 3 नंबर के ध्यान से पढ़ते जाना है। तो तीसरा अध्याय प्लानिंग से संबंधी है। प्लानिंग डेवलपमेंट, नियोजित विकास की राजनीति, मतलब पंचवर्षीय योजनाएं, योजना आयोग। हालांकि योजना आयोग समाप्त हो गया है और उसकी जगह नीति आयोग आ गया है, तो वो पढ़ेंगे अपन। ये भी 3 नंबर का है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, इस पर ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं करना है क्योंकि इसमें नंबर कम है। तो भारत के विदेश संबंध है, ये 7 नंबर महत्वपूर्ण 7 नंबर का है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। इसमें विदेश संबंध जो भारत के हैं वो 2 प्रकार के हैं, महाशक्तियों से संबंधी और भारत के पड़ोसियों से संबंधी। ये विदेश नीति है। तो महाशक्तियों से संबंध में अपन अमेरिका, रूस, चीन वगैरह से पढ़ते हैं, ये 7 नंबर का। और पड़ोसियों से संबंध भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये पढ़ेंगे अपन इसमें। भारत पाकिस्तान के युद्ध वगैरह भी आ जाते हैं, तो वो भी भारत चीन युद्ध भी आ जाता है 1962 वाला, वो पढ़ेंगे, 7 नंबर का है ये। पर कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां पुनर्स्थापना, जो कि भारत की राजनीति है वो कांग्रेस पार्टी के शासन से शुरू होती है, तो उसका जो समय है उसे कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। ये 3 नंबर का है, ज्यादा बड़ा नहीं है, 3 नंबर के हिसाब से इसको पढ़ना है। फिर 6वें अध्याय में देखें तो वह लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, मतलब भारत का जो लोकतंत्र है उस पर जो व्यवस्था थी, लोकतंत्र थी, उस पर जो संकट आए, जो 1975 की इमरजेंसी है, वो इसमें पढ़ेंगे, 7 नंबर का है। महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर ज्यादा ध्यान देना है। फिर 7वें अध्याय में आएंगे क्षेत्रीय आकांक्षाएं। क्षेत्रीय आकांक्षाएं मतलब ये होती है, क्या है, देश में 2 प्रकार की स्थिति होती है, एक राष्ट्रीय होती है, एक क्षेत्रीय होती है। क्षेत्रीय वो कहलाते हैं जो लोग रह रहे हैं आसपास हैं, जो उनके लोकल मुद्दे हैं, जो उनकी निजी चाहत होती है, निजी व्यवस्थाएं होती है, पाने की इच्छाएं होती हैं, वो कहलाती हैं क्षेत्रीय आकांक्षाएं। ये भी 7 नंबर महत्वपूर्ण है, इस पर भी ज्यादा ध्यान देना है। तो भारत के जो क्षेत्रवाद, अलगाववाद और जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य में पंजाब में और तमिलनाडु वगैरह में जो आंदोलन चले हैं और उनकी जो मांगे रही हैं, उन पर जो विवाद हुए हैं, जो समस्या आई हैं और भारत सरकार को उनसे जो मुकाबला करना पड़ा है, वो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नंबर है कितने? 7, इस पर भी ज्यादा ध्यान देना है। लास्ट अध्याय इसका भारतीय राजनीति नए बदलाव। जो भारत की राजनीति है, जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें कौन कौन से न्यू चेंजेस आए हैं, उसमें क्या बदलाव हुए हैं, वो हम पढ़ेंगे 8वें अध्याय में। नंबर कितने हैं? 4। तो ये इस पर भी ध्यान देना है। कुल मिला के अपन जो देखें इसको अंक विभाजन के आधार पर, हालांकि जो पढ़ाई है वो कभी तौल के नहीं की जाती, कभी तराजू में तौल के पढ़ाई नहीं की जाती है। जिनको आगे बढ़ना है, कुछ प्राप्त करना है, और जिनको ठीक है भाई, सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, क्योंकि समस्या अपने सामने परीक्षा को फेस करना है, पास करना है, तो वो भी पढ़ें। और जिनको आगे बढ़ना है, जिनको यूपीएससी में जाना है, एमपीपीएससी निकालना है, कुछ कर दिखाना है, तो भाई वो तो सभी पढ़ेंगे, वो तोलेंगे नहीं। ज्ञान की जो सीमा होती है वो विस्तृत होती है, तो उसके आधार पर अपन वो भी पढ़ेंगे। और जो अंक विभाजन है उसके आधार पर भी पढ़ेंगे, क्योंकि भाई टाइमिंग और मैनेजमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जो ज्यादा नंबरों वाले हैं उन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देवें। जिन 3 नंबर वाले हैं उनमें पढ़ें, लेकिन ज्यादा समय भी ना खराब करें, ये भी सही है। और इसी आधार पर आप अपने पूरे सिलेबस को हल करें, उसी के अनुसार पढ़ाई करें। और जो भी कठिन टॉपिक हैं उसके लिए हम लोग हैं ही, उत्कृष्ट विद्यालय की टीम आपके लिए समर्पित है। उसके लिए आप अपने कमेंट्स भी भेजें, उसके बताएं, तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। और पूरी की पूरी पॉलिटिकल साइंस आपके मुट्ठी में होगी, आपकी जेब में होगी। घबराएं नहीं, तैयारी करें, विश्वास रखें, मनोबल रखें और आगे बढ़ें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।